चलिए स्वागत है आप लोगों का कोलिजन के 10वें लेक्चर में। और आज हम लोग कोलिजन का जेईई मेंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोलिजन का मतलब होता है, हम कोलिजन लिखते हैं, हम लोग बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। आपके बुक में जो लिखा हुआ है इंपल्स एंड मोमेंटम नाम से लिखा हुआ है, एचसीवी में यही लिखा हुआ है। और इसमें से बहुत सारे सवाल एचसीवी से उठाए गए हैं जो जेईई मेंस में आए हैं। तो जेईई मेंस और नीट के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है उनका जो कलेक्शन, कुछ आए हुए और कुछ महत्वपूर्ण बुक से लिया हुआ सवाल का जो हम लोग का पहला असाइनमेंट सीख है, उसमें हम लोग 4 सवाल कर लिए थे 1 to 4। आज हम लोग जो सवाल करेंगे इसमें वो है 5, 6, उसके बाद 15, 18, 22, 23, 24, 25। ये कुछ सवाल आज हम लोग करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई और सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक 16 में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अ बुलेट ऑफ मास m is fired along the bob of a simple pendulum hanging by a string. The deflection, जिसको अल्फा कह रहा है, will be maximum when, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ये देखिए एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का, इसका कुछ मास हो कैपिटल M, और एक बुलेट फायर किए हैं ऐसे, ये इससे जाके टकराएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा ना। कह रहा है कि ये जो बुलेट का डिफ्लेक्शन है अल्फा, ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला कि व्हेन बुलेट पासेस थ्रू द बॉब, जब बुलेट इससे पास कर जाए। दूसरा है कि बुलेट गेट्स स्टक इनसाइड द बॉब, इसमें ये फंस के रह जाए। तीसरा बुलेट इज रिफ्लेक्टेड बैक, ये बुलेट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए। और चौथा इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे सर्कमस्टांसेस में, चारों में बताइए कि किस केस में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब ये बताइए, सिर्फ ये सोचिए कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कब होगा, जब इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी रहेगी, है ना। अब लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब होगा, इसके कोलिजन के होने से पहले। कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोलिजन होने से पहले इसके पास कितना मोमेंटम है, m into u। बोलिए इनिशियल मोमेंटम कितना है, m into u। इसके पास तो कोई मोमेंटम है नहीं। अब अगर ये इसी से टकरा करके पास हो जाए, अगर ये इससे टकरा करके पास हो जाए तो इसके पास कुछ वेलोसिटी रह जाएगा। पहला ऑप्शन ये कहा है कि ये इसमें होल करते हुए, छेद करते हुए इससे पास हो जाए बुलेट, तब फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, बुलेट के पास भी मोमेंटम रह जाएगा, m into u डैश उस बुलेट का वेलोसिटी मान लेते हैं, प्लस कैपिटल M into जो भी बुलेट को बॉब को वेलोसिटी मिलेगा। आप इसको मैथमेटिकली समझिए कि ये वैल्यू मान लेते हैं 10 है, 10 मोमेंटम लेके चल रहा है, 10 kg मीटर पर सेकंड, 10 मोमेंटम लेके चल रहा है। जब ये बुलेट इसी लाइन में आगे बढ़ेगा तो कुछ मोमेंटम तो इस बुलेट के पास ही रह गया, मान लेते हैं 2 इस बुलेट के पास रह गया, तो जो इस बॉब को मोमेंटम मिला वो कितना होगा, 8। तो इस केस में 10 से कम मोमेंटम इस बुलेट को मिल रहा है, सॉरी इस बॉब को मिल रहा है। मोमेंटम कितने से कम मिल रहा है, 10 से कम। और 10 क्या था, इनिशियल मोमेंटम इसका, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जाके इससे टकराएगा और इसी के साथ इम्बेड हो जाए, फंस जाए इसी के साथ, ठीक है। उस केस में क्या लिखेंगे,
सारा का सारा मोमेंटम मिलेगा किसको? बॉब प्लस बुलेट के सिस्टम को, बॉब प्लस बुलेट के तो मोमेंटम तो सारा का सारा 10 मिल जाएगा, लेकिन किसको मिलेगा? बॉब प्लस बुलेट के सिस्टम को। तो हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड केस में? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डैश, जो भी इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। जब इसको बराबर करेंगे तो v डैश क्या लिखेंगे? mu बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बोलो, मतलब 10 में कितने से डिवाइड हो रहा है? बुलेट का मास प्लस बॉब का मास, 10 में दोनों के मास से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो ये वेलोसिटी थोड़ा सा कम ही निकलेगा। आगे तीसरा केस है, अगर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तब देखिए, तब ये बुलेट ऐसे गया, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया। पहले बुलेट का मोमेंटम था mu, अब मान लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट हुआ ये आधे वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो गया। सिंपलिसिटी के लिए कितना मान लेते हैं? आधे से रिफ्लेक्ट हो गया। तब जो फाइनल मोमेंटम लिखेंगे बुलेट का, वो क्या लिखेंगे? माइनस mu/2। बोलो, और बॉब का mv डैश, और ये किसके बराबर होगा? इनिशियल मोमेंटम mu के बराबर। इसको इधर भेजेंगे तो mv डैश का वैल्यू कितना लिखोगे? 3mu/2। तो v डैश का वैल्यू कितना लिखेंगे? 3mu/2m। अब इस बात को समझिए ध्यान से कि ये कितना लिखा हुआ है? 3mu/2। 3/2 मतलब 1.5 mu, 1.5 mu। mu का वैल्यू कितना लिखे थे हम लोग? 10। तो 1.5 mu मतलब ये लिखा हुआ है 15 बटा कैपिटल M। लेट किए हैं mu का वैल्यू हम लोग 10। और ये क्या लिखा हुआ था? 10 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। किस केस में वेलोसिटी ज्यादा है बताइए? इस केस में मोमेंटम एक तो ज्यादा चेंज हुआ और मास भी कम से डिवाइड हो रहा है। देखिए, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए क्वांटिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब इसको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा सबसे केस में, किसमें? जब रिफ्लेक्ट होता है, और ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा तो उस केस में अल्फा क्या होगा? सो ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द बुलेट इज रिफ्लेक्टेड। तो हम लोग को आज ये भी बात समझ में आया कि देखिए, समझिएगा इस बात को, अगर ये बुलेट इसको फार के अंदर निकल जाता तब इसको कम ही वेलोसिटी मिलता, अगर ये इसमें एम्बेड हो जाता तो उससे थोड़ा ज्यादा मिलने का चांस रहता, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा मिलने का चांस होता है। ये बात ध्यान रखना। इस बात को आप कुछ और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, बैट लेके, उस बैट को आप इसके कैसे समझिए, और एक बॉल आया, वो बॉल उससे टकराया, तो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बॉल उसको फाड़ के, बैट को फाड़ के सोचिए चला जाए, तो उस केस में बैट को रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि बॉल आया, टकरा के उसको भगा गया बॉल को, सेकंड केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करवाना है। अब सोचिए अगर बैट लेकर सिर्फ आप खड़े रहेंगे, बॉल आया, टकराया, फाड़ दिया उसको, लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ? आपको बल्ला घुमाना पड़ेगा जोर से, तब जाके वो बॉल ट्रांसफर होगा। तो जब कोई बॉडी रिफ्लेक्ट होता है तब ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होता है। ये एक सिंपल सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आगे सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए सब लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक बुलेट है 20 ग्राम का, इस बुलेट का मास है 500, सॉरी इस बुलेट का मास है 20 ग्राम और इस बुलेट का वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकंड। ये एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है, जो कि इनिशियली रेस्ट है, उससे टकराता है, और टकराने के बाद द बुलेट इमर्जेस विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल जाता है, और ब्लॉक भी कुछ वेलोसिटी से निकलेगा। ब्लॉक कितने से निकलेगा पहले वो निकाल लेते हैं, ब्लॉक कितने से चलेगा। तो इस सिस्टम का ये बिफोर कॉलिजन डायग्राम हुआ, बिफोर कॉलिजन ये डायग्राम हुआ, बिफोर कॉलिजन ये डायग्राम हुआ। क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का, इसके पास तो कोई मोमेंटम है नहीं, इसके पास है कितना? इसका मास हो गया 20/1000, ये हो गया मास, इनटू इसका वेलोसिटी 500, तो ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड।
देखिए आप लोग को सीखना है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं बस वैसे ही सॉल्व किया कीजिए हर सवाल। ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब इस सिस्टम का फाइनल डायग्राम बनाइए आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम का डायग्राम बनाइए। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ये चलने लगा, 10 kg का ब्लॉक मान लेते हैं u वेलोसिटी से चलने लगा, और ये बुलेट तो आगे निकल गया। कितने रफ्तार से? 20 ग्राम का बुलेट कितने रफ्तार से आगे निकल गया? 100 मीटर पर सेकंड से। 500 कहाँ, 100 ना, 100 से आगे निकल गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? इसके पास मोमेंटम कहेंगे 10u, और इसके पास 20/1000, ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी 100, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 10u + 2, और फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम 10, ये 2 इधर आके 8 हो गया, तो u का वैल्यू हो गया 0.8 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे सवाल पूछता कि ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, तो बिना क्वेश्चन आगे पढ़े हम लोग बस इतना ही पढ़ के ब्लॉक का वेलोसिटी बताते हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे लिखता है कि द ब्लॉक स्लाइड्स 20 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये जो सरफेस था, अब ब्लॉक को वेलोसिटी तो मिल गया, ब्लॉक इस सरफेस पर चलना शुरू कर देगा। ये 10 kg का ब्लॉक इस सरफेस पर कितने इनिशियल वेलोसिटी चलना शुरू कर दिया? 0.8 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कुछ देर बाद चल के क्या हो गया? रुक गया। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? मतलब कोई इसको रिटार्ड कर रहा होगा। कौन रिटार्ड कर सकता है? इसका एक्टिविटी बनाइए। इसका वेट mg नीचे जाएगा, जिसको कौन बैलेंस कर लेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल mg कोई खेला तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एक फ्रिक्शन, जो कि इधर की तरफ, और क्योंकि ये चल रहा है, स्लाइड कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना होता है? म्यू इनटू n, और n का वैल्यू इस केस में कितने के बराबर होगा? mg। ये वाला जो फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। जब फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है तो पार्टिकल उधर चलने नहीं लगता है, ये फोर्स वेलोसिटी को रिटार्ड करता है, वेलोसिटी को घटाता है। फाइनली 0 हो गया वेलोसिटी। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। तो इतना डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो mm कट जाएगा, लेकिन माइनस म्यू जी लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कितना? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई। म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कांस्टेंट, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये बेसिकली -10 म्यू लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कौन सा मोशन? ये ब्लॉक कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिख देंगे? v² = u² प्लस फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -10u इंटू डिस्प्लेसमेंट s कितना? 0.5। तो 0.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1। ये तो 1 हो गया, और ये -10u किधर भेज दी? तो 10 म्यू इज इक्वल्स टू 0.64। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.064। ये आंसर हो जाएगा। अरे सर वहाँ मीटर आप गलती नहीं कर, 0.2 मीटर होगा। अच्छा, कहाँ? 20 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? 0.2 मीटर। तो यहाँ 0.2 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स क्या यहीं पे करते हैं? 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.4, 0.4 इंटू 10 4, ये हो जाएगा 4 म्यू इज इक्वल्स टू 0.64। तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.16। ये म्यू का वैल्यू हो जाएगा। लिखिए इसको, और इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। चलिए अगले दो सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि दो मास है, एक का मास 1 ग्राम है, दूसरे का मास 9 ग्राम है, एंड दे आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम ही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम। उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो हमें बताना है, मतलब p1 by p2 का वैल्यू है ना। सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जान लेते हैं। ये रिलेशन याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p²/2m। बहुत आसान है प्रूफ करना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखिए, वहां से v का वैल्यू निकाल के p में रख दीजिए, या p mv है, वहां से v निकालिए p/m यहां रख दीजिए काइनेटिक एनर्जी में। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। और अगर आपको सिर्फ p निकालना हो तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला p क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, √2mk। क्या हो जाएगा, √2mk, ये फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग को तो मोमेंटम का ही रेशियो निकालना है p1 by p2 का। तो देखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के लिए क्या है, तो कांस्टेंट की तरह p2 का 2 भी क्या है दोनों के लिए सेम। तो p1 by p2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, √m1/m। ये क्यों लिख पाए, क्योंकि बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए कंपेयर करना आसान हो गया कि मोमेंटम का रेशियो उनके मास के रेशियो के बराबर होगा। पहले वाले का मास कितना था, 1 ग्राम, दूसरे वाले का 9 ग्राम, तो ग्राम ग्राम तो बढ़ गया। 1/9 का रूट कितना हो जाएगा, 1:3। इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आसान सा 16 नंबर। द बुलेट ऑफ मास A एंड वेलोसिटी B इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक C। फाइनल वेलोसिटी बताना है अगर बुलेट उसमें एम्बेड हो जाता है, तो घुसा रह जाता है। तो अब देखिए अगर ये बुलेट है, इस बुलेट का मास A है, वेलोसिटी B है, और एक ब्लॉक रुका हुआ था क्योंकि बहुत लार्ज था, उसका मास कितना था C। तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना लिखेंगे, इसका मास इनटू वेलोसिटी, वो कितना हो गया AB। अब ये बुलेट इसमें जाके घुस गया, तो ये सिस्टम का मास कितना हो गया C प्लस A। इसका वेलोसिटी अब मान लेते हैं v है। अब इसका फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, C प्लस A इंटू v। और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर, इनिशियल मोमेंटम, तो AB के बराबर। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB बाय C प्लस। ये सब उल्लू बनाने वाला सवाल था। अगला सवाल 18 नंबर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 19 नंबर। सबसे पहले 18 में कह रहा है कि देखिए एक MA नामक ब्लॉक था, वो VA वेलोसिटी से चल रहा था, MB नामक ब्लॉक VB वेलोसिटी से चल रहा था। दोनों के बीच कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद VA ने अपना वेलोसिटी MB को दे दिया, और MB ने अपना वेलोसिटी VB को दे दिया। अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो बताइए MA/MB कितना होगा। ये तो हम लोग नॉर्मल सिंपल इलास्टिक कोलिजन के एक स्पेशल केस में पढ़े हैं कि अगर मासेस इक्वल होते हैं, इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस इक्वल होते हैं तभी वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो फेनोमेनन ऑफ वेलोसिटी एक्सचेंज कब होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कब होता है, जब मासेस सेम हो, जब MA का वैल्यू किसके बराबर हो, MB के बराबर हो। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 आंसर। एक लाइन का सवाल था। 19 नंबर एक बच्चे ने पूछ लिया है, चलिए भाई 19 बता देते हैं। अगर दो मास है M1 और M2 और वो कोलाइड कर रहा है, तो बताइए, देखिए किसका रेशियो पूछा गया है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस का रेशियो बताना है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं बिफोर कोलिजन। ये M1 है, ये U1 से चल रहा है, ये M2 है, ये कितने से चल रहा है, U2 से। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे आप, M1 U1 प्लस M2 U2। दिस इज द केस बिफोर कोलिजन। और ध्यान रहे आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा है।
वेलोसिटी में डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण रखता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फाइनली मान लेते हैं ये m1 इधर ही चल रहा है v1 से, और ये m2 इधर ही चल रहा है v2 से। आपने उसमें पूछ सकते सर इधर नहीं मान सकते, मान सकते हैं, लेकिन फिर आपको माइनस प्लस सही से लिखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा गड़बड़ी कर देंगे। तो ऐसे मानने में सिंपली रहेगा। फाइनल मोमेंटम लिखिए, क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस, आपको क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ इसका वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज क्या लिखोगे आप, v1 माइनस u1, वेलोसिटी का चेंज ये ना हुआ, v1 माइनस u1। अगर आप इसको उल्टा मानते तो आप कैसे लिखते, देखो अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कैसे डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे, v1 i कैप, इसका वेलोसिटी u1 i कैप, तो माइनस होगा तो यही माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा मानते तो क्या लिखते, माइनस v1 i कैप माइनस u1 i कैप, माइनस i तो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब v1 प्लस u1 ये होता मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, है ना, उल्टा हो गया तो चेंज तो ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने सिंपल केस से बना दिया। इसका चेंज क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का चेंज v2 माइनस u2, तो आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम बराबर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है m1 u1, इसको इधर भेज दीजिए, तो m1 v1, ये राइट हैंड साइड में m2 v2 माइनस m2 u1, तो ये कॉमन ले लीजिए, माइनस m1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया v1 माइनस u1, और ये क्या हो गया m2 कॉमन v2 माइनस u2। हमसे क्या पूछा है, v1 बाय u1, इसका चेंज बाय इसका चेंज, सीधा भेजेंगे तो इधर आ जाएगा m2 बाय m1 का नेगेटिव साइन, m2 बाय m1 का, तो प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस को छोड़ दीजिए, किसको बोलेंगे, ठीक है, ये आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ मिल गया था, 22 और 23। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल है, देखिए कि एक ये ब्लॉक ए है, इसका मास m है, और इसके लिए जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। एक ब्लॉक बी है, उसका मास भी m ही है, लेकिन इसके लिए जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.1 म्यू का वैल्यू। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, तो हम लोग को तुरंत ध्यान में आएगा, अच्छा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वो भी किसके किसके बीच, इक्वल मासेस के बीच, तो जैसे ही लिख दिया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इक्वल मासेस, तो क्या हो जाएगा, फेनोमेनन ऑफ वेलोसिटी एक्सचेंज, फेनोमेनन ऑफ वेलोसिटी, ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, तो रुका हुआ था, मतलब फाइनली सिचुएशन में क्या दिखेगा हम लोग को ये दिखेगा कि A रेस्ट पे आ जाएगा और B जो है जिसका मास m है वो इधर चलने लगेगा 10 मीटर पर सेकंड से, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं B का, बोलो। और फ्रिक्शन सरफेस है तो क्या होगा, फ्रिक्शन इस पे लगेगा, किधर लगेगा फ्रिक्शन, ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना, म्यू इनटू n, और n का वैल्यू mg के बराबर, जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, माइनस म्यू जी, माइनस, अभी तो ऐसा सवाल डिस्कस किया, वैसा ही सवाल है सेम, माइनस म्यू का वैल्यू 0.1, जी का वैल्यू 10, तो माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होगा। आपसे पूछा कितना डिस्टेंस चल के वो फिर से रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या इक्वेशन लिख देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन माइनस 1 इनटू डिस्टेंस s, ये 2s इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 100, तो s इज इक्वल्स टू 50 मीटर, s इज इक्वल्स टू 50 मीटर, ये C ऑप्शन में है वो सही है। 23 नंबर सवाल है कि एक स्फेयर है, ये U से चलता है और जाके कोलाइड करता है एक स्फेयर से जो कि इनिशियली रुका हुआ था और आइडेंटिकल था, मास सेम ही था उसका,
जब ये टकराया तो ये जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? दोनों चिपक जाएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन they will move together, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे 2m मास बन करके और इधर ही चलेंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आई कैप में था। देखिए इनिशियल मोमेंटम किसका था? mu आई कैप, तो फाइनल मोमेंटम भी आई कैप में ही होना चाहिए। और कितने से चलेगा अगर पूछे तो u/2 से। फाइनल वेलोसिटी v मान लीजिए, तो 2mv इज इक्वल्स टू mu, तो v कितना आ जाएगा? u/2। इधर चलेगा, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलेगा, ये कह रहा है। ये होगा मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा है द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टू स्फेयर्स, दोनों जो स्फेयर है उसके डायरेक्शन का के बीच का एंगल कितना है? तो भाई अगर एक इधर जाता दूसरा इधर जाता तो 90 कहते हैं, एक इधर जाता दूसरा इधर जाता तो 180 कहते हैं। दोनों इधर ही जा रहा है, तो एंगल कितना है उनके बीच का? 0। ये तो उल्लू बना रहा था हम लोग को सवाल। आखिरी दो सवाल 24 और 25 करना। आखिरी दो सवाल आज के 24 नंबर और 25 नंबर। 24 नंबर सवाल है कि अगर मोमेंटम 20% से इंक्रीज हो जाए तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज हो? पहले आप समझिए, अगर यहाँ 20 की जगह 2% दिया रहता या 0.2% दिया रहता या 1%, मतलब बहुत कम परसेंट होता, तब हम लोग कैसे करते हैं? और 20% है तब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अभी हम लोग रिलेशन देखे v²/2m, और हमने यूनिट एंड डायमेंशन में एरर एनालिसिस में ये पढ़ा है कि एरर कैसे लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, मतलब परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं। 2m तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रह गया। p², तो 2 into परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम 5% से कम हो, ये जो फॉर्मूले होते हैं ना एरर एनालिसिस के, वो बहुत कम एरर के लिए वैलिड होते हैं। 5%, 4%, 2%, 1%, 0.1%। तो ये सब क्या होता है? वैलिड फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज। लेकिन अगर 10% चेंज हो गया, 20% चेंज हो गया, तब ये फॉर्मूले नहीं लगा पाएंगे। तब हम लोग को बेसिक जो क्लास 6-7 में पढ़ते थे हम लोग, वो सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन रहता है कि फाइंड परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ P इंक्रीजेस बाय 1%, तो बिना कोई कैलकुलेशन किए हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं इस फॉर्मूले से? कितना परसेंट आंसर हो जाएगा? 2%। 1% अगर 1% अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 2%। उल्टा ही पूछा सकता है, काइनेटिक एनर्जी अगर 1% चेंज हुआ तब मोमेंटम 0.5%, तो इधर भेज देंगे। लेकिन यहां पर मोमेंटम कितने से चेंज हो रहा है? 20%। तो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग कहेंगे कि मान लिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ke0 था जब मोमेंटम p0 था, तब ये रिलेशन लिखेंगे हम लोग। अब मोमेंटम 20% से बढ़ गया, तो अब मोमेंटम कितना हो गया? तो पहले तो p0 था, बढ़ गया मतलब प्लस, कितना बढ़ा? 20%। ध्यान दीजिएगा 20% से बढ़ा है, 20% हुआ नहीं है, तो दोनों में फर्क है। 100 रुपया अगर 20% से बढ़ जाए तो 120 रुपया हो जाएगा, और 20% हो जाए मतलब 20 रुपया हो जाएगा, दोनों में फर्क है। तो p0 प्लस p0 का 20%, 20/100, तो ये हो जाएगा p0/5, ऐड करेंगे तो 6p0/5। ये हो गया अब मोमेंटम। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो हम लोग क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p², मोमेंटम का स्क्वायर, तो 36p0²/25 इनटू ये 2m, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ। इनिशियल पता है हम लोग को, ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
अब कोई चीज इनिशियली भी पता है, फाइनली भी पता है, उसमें चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो पहले हम लोग परसेंटेज चेंज कुछ चीज का कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया था, अब 105 रुपया हो गया, तो कितना चेंज हुआ पहले वो निकाल लीजिए, 5 रुपया। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो चेंज लिखिए डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो लिखिए यहाँ पहले चेंज लिखिए, चेंज मतलब फाइनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल भी लिख सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा। बेसिकली ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि बड़ा है क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया है इसलिए बड़ा होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने में आप देखिए कॉमन ले लीजिए ना, पी नॉट स्क्वायर बाय 2m कॉमन ले लीजिए, पी नॉट स्क्वायर बाय 2m कॉमन ले लिए, तो कितना बचा 36/25 माइनस 1 है ना। ये हुआ चेंज बाय इनिशियल, पी नॉट स्क्वायर बाय 2m इंटू 100। तो ये कटा 25 माइनस 1 तो 11 होगा, तो 36 माइनस 25 11 हो गया, 25 से कट गया 4 बार में, तो 44%। हालांकि मुझे तो ये सब याद रहता है कि अगर 20% से चेंज किया और स्क्वायर वाला होता है ना तो 44% होता है, अगर वो 10% से चेंज होता है तो 11% होता है, 30% से होता है तो वो 22 करते जाओ, 22 या 63% आंसर आएगा, 66%, 66%। तो मुझे तो ऐसे याद रहता है, तो स्क्वायर वाले में याद रखेंगे, कहीं भी यूज हो सकता है। कल को क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वहां भी हाफ एम कांस्टेंट है, वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर 20% चेंज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 44%। आगे चल के कहीं जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय एरिया ए, है ना, और एरिया होता है वी बाय एल। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है रो एल स्क्वायर बाय वी। जब किसी वायर को खींचते हैं, क्लास 10th 11th में हम लोग ये सवाल करते हैं, 12th में भी करते हैं, किसी वायर को खींचते हैं तो वॉल्यूम तो कंजर्व रहता है, तो रो बाय वी तो कांस्टेंट हो गया, रो डेंसिटी रेजिस्टिविटी है कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस भी देखिए एल के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे, तो यही रूल चलेगा। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अगर लेंथ 1% चेंज हो गया, खींच करके 1% इंक्रीज कर दिए, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 2%। लेकिन अगर लेंथ 10% चेंज कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 22%। 10 दूनी 20 नहीं होगा, 10% बहुत ज्यादा होता है, और 10 के लिए कितना आता है स्क्वायर में सॉल्व करोगे ऐसे तो 22% आता है। अगर लेंथ 20% से इंक्रीज कर जाए तो 44%। देखिए सेम चीज यूज हो सकता है कहीं भी, इस बात पे याद रखना। मतलब 10 में 11 होता, 10 में कितना होता है 22, 10 में 22, और 20 में 44, ठीक है। 11 का टेबल चलता है। चलिए देखिए, अब बुलेट इज शॉट, आखिरी सवाल, एक बुलेट को शॉट किए, कहां से, एक राइफल से। तो ये देखिए एक राइफल है और ये बुलेट है। अच्छा, राइफल का मास ज्यादा होता है कि बुलेट का? राइफल का। चलिए इतना तो पता ही आप लोग। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। अब जब फायर किए होंगे तो ये बुलेट, मान लीजिए इसका मास m है, वो u वेलोसिटी से चल रहा होगा, और ये जो राइफल है वो रिकॉइल करेगा, इसका मास कैपिटल M होगा, ये v वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा। फाइनल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या लिखेंगे, mu माइनस mv इज इक्वल्स टू 0, मतलब mu इज इक्वल्स टू, अच्छा ये mu क्या है, रॉकेट का, सॉरी रॉकेट बोलते हैं, बुलेट का मोमेंटम। ये mv क्या है, राइफल का मोमेंटम। मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है, p दोनों के लिए सेम है, मतलब जितना इस बुलेट का, सॉरी राइफल का मोमेंटम होता है उतना ही इस बुलेट का मोमेंटम। आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी और राइफल को अगर बुलेट से कंपेयर किया जाए तो राइफल का काइनेटिक एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा कि बराबर होगा, कि कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो हम लोग कहेंगे अच्छा कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, और दोनों का मोमेंटम तो क्या है, सेम है, 2b सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब राइफल का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो द पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल एज कंपेयर्ड टू बुलेट इज लेस।
ये ध्यान रखना है। वो एक बच्चा अंकित बोल रहा है सर एनर्जी कंजर्वेशन करिए। अरे भैया एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में करते हैं। कोलिजन का यही सार है कि एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह नहीं होता है। दिस इज नॉट इलास्टिक कोलिजन। जब तक कोलिजन इलास्टिक ना लिखा हुआ रहे तब तक एनर्जी कंजर्व मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। And with this we have completed JEE Mains and NEET discussion of collision. इसमें अब जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ JEE Advanced का डिस्कशन बचता है, जो कि हम लोग आगे कभी ना कभी करेंगे। L11 से वो शुरू होगा। Thank you, have a great day.